अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ईयर्स इन एम्फीबियन। ठीक है, तो एम्फीबियन के ईयर्स की डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली जो एम्फीबियन के ईयर होते हैं वो इस तरह उनको बनाया गया है, इस तरह उनको जो है उन्होंने अडाप्टेशन उनके अंदर आ गई है थ्रू इवोल्यूशन के। वो लैंड पे रह के जो है वो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकें, आवाज़ों को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है ना, तो देयर ईयर्स आर अडेप्टेड फॉर लैंड। ठीक है ना, लैंड के मुताबिक, लैंड लाइफ के मुताबिक इनके ईयर्स अडाप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एम्फीबियंस के ईयर्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं दोनों सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन एज वेल एज एयर बोर्न वाइब्रेशन। ये दोनों वाइब्रेशंस को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? सबस्ट्रेट एंड एयरबोर्न वाइब्रेशन। तो बेसिकली सबस्ट्रेट और एयरबोर्न वाइब्रेशन से का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन कोई भी प्रीडेटर जो है उसके पैरों की आवाज़, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर कोई भी आवाज़ को डिटेक्ट करने के लिए फॉर मेटिंग पर्पज़, फॉर प्रीडेशन पर्पज़, फॉर इस्केपिंग पर्पज़। ठीक है ना, तो उसके लिए जो वाइब्रेशन होती है वो डिटेक्ट करने के डिटेक्ट की जाती है। तो ऐसी वाइब्रेशन होती है सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन। और दूसरी वाइब्रेशन है एयरबोर्न वाइब्रेशन। तो एयरबोर्न वाइब्रेशन कौन सी होती है? ऐसी वाइब्रेशन जो है ये हवा से जो आते हैं इनको सिग्नल्स। ठीक है ना, तो जो हवा से मिलती है वाइब्रेशन, ठीक है ना, हवा के जरिए, वो है एयरबोर्न वाइब्रेशन। और जो सबस्ट्रेट से डिटेक्ट की जाती है वो कौन सी है? सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिक पार्ट्स ऑफ द ईयर्स ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन के ईयर्स के कुछ बेसिक पार्ट्स की। ठीक है, बेसिकली अगर हम ईयर्स की बात करें एम्फीबियन में, ठीक है ना, तो ईयर्स इसके जो है वो बेसिक दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक है मिडल ईयर और दूसरा है इनर ईयर। इनके अंदर आउटर ईयर एब्सेंट होता है। ठीक है ना, तो दे पोसेस ओनली मिडल ईयर। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है मिडल ईयर का पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास एम्फीबियंस में इनर ईयर का पोर्शन। मतलब कि सेमी सर्कुलर कनाल से लेके यहाँ तक जो है वो इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। और टेम्पेनम और कोलोमेला वगैरह जो है ये कहाँ किसमें आ जाते हैं? ये आ जाते हैं मिडल ईयर में। और इनके अंदर आउटर ईयर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो बेसिकली मैमल्स के अंदर जो था ना वो आउटर ईयर, जिसको हम पिन्ना कहते थे, वो होता था। ठीक है ना, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर ये पिन्ना नहीं होता है। साउंड वेव डायरेक्टली आती है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, साउंड वेव्स डायरेक्टली ट्रेवल करती है इसके पास। ठीक है, और फिर इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका एन अदर नेम है हमारे पास ईयर ड्रम, यहाँ से साउंड वेव को जो है नेक्स्ट वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि सराउंडिंग एयर और वाटर से साउंड वेव ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन रिसीव करती है। क्लियर, जिसको टेम्पेनम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना जो ये नोट्स हैं इनको अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो मैंने डिटेल डिस्कशन दी हुई है इसको मैं मजीद डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके सामने। ठीक है, ताकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ईयर इन एम्फीबियंस ये आपका प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये क्या है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्या? ये एक पीस है, इंटेग्यूमेंटेड पीस। इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन वाला पीस, स्किन का एक पीस है जो कि एक स्ट्रेच हुआ है एक कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, एक कार्टिलेजिनियस रिंग के ऊपर। ठीक है, कार्टिलेज क्या होती है? नरम हड्डी होती है। ठीक है ना, तो वो ओसिफिकेशन के बाद क्या बन जाती है? बोन बन जाती है। तो ये पीस ऑफ इंटेग्यूमेंट है जो स्ट्रेच हुआ होता है एक कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, रिंग के ऊपर। और यहाँ पे ये क्या बनाता है? फार्मिंग ए थिन साउंड सेंसिटिव डायाफ्राम। ठीक है, तो ये साउंड सेंसिटिव मतलब साउंड डिटेक्टिंग डायाफ्राम के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो ये एक पीस ऑफ इंटेग्यूमेंट जो कि स्ट्रेच है एक कार्टिलेजिनियस रिंग के ऊपर और एक थिन साउंड सेंसिटिव डायाफ्राम बनाती है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये कार्टिलेजिनियस रिंग के ऊपर एक स्किन सी चढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम बात करें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बेसिकली इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे।
तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके साथ आके साउंड वेव ने फर्स्टली इसके साथ आके स्ट्राइक करना होता है। जिस तरह एक ड्रम के साथ जो है वो स्ट्राइकिंग से साउंड प्रोड्यूस होता है, इस तरह ही इस ड्रम की तरह इसने ईयर का ड्रम इसको कहते हैं, उसकी तरह इसने एक्ट करना है और स्ट्राइकिंग करनी है साउंड ने सबसे पहले किसके साथ, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये MCQs आए कि सबसे पहले जो है साउंड वेव कौन सा स्ट्रक्चर रिसीव करता है, तो दैट्स टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर साउंड रिसीव करती है। और जो ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसने नेक्स्ट वाइब्रेट करना होता है और फिर इससे वाइब्रेशन, इस टिम्पैनम से जो है वाइब्रेशन ये कोलोमेला तक जाती है। कोलोमेला क्या है, मिडल ईयर की बोन होती है जिसने फिर नेक्स्ट जो है ट्रांसफर करना होता है साउंड वेव को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेजिनियस रिंग जो है वो रिसीव करती है। ठीक है, और इसने क्या करना होता है, इसने साउंड को एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना होता है इस टिम्पैनम ने, और ये कार्टिलेजिनियस रिंग ने साउंड को रिसीव करने के बाद साउंड को सेंड करना होता है बोन को, जो कि कौन सी बोन है, ईयर बोन है, कोलोमेला। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो बेसिकली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो अगर मैं इन लेयर्स को डिस्क्राइब करूं तो ये लेयर कौन कौन सी हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, आउटर एपिडर्मल लेयर, मिडल फिब्रस लेयर और इनर म्यूकोसल लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं बेसिकली। तो अगर हम आउटर एपिडर्मस लेयर को मैं डिस्क्राइब करूं तो ये नॉन कैरेटनाइज्ड होती हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म के कैरेटन सेल नहीं होते। अदरवाइज इसके पास क्या होते हैं, इसके पास कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं सिक्रिएशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये डायरेक्टली रिसीव करती है एयरबोर्न साउंड वेव्स को, मतलब एयरबोर्न साउंड वेव्स डायरेक्टली रिसीव करना है। एयर से आने वाला जो साउंड वेव्स, एयर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला साउंड वेव, ये डायरेक्टली ये आउटर एपिडर्मल लेयर ने रिसीव करना होता है। ठीक है, तो एयरबोर्न साउंड वेव्स कौन से होते हैं, ऐसी वाइब्रेशन जो एयर के जरिए ट्रांसफर की जाती है वो एयरबोर्न साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, जिस तरह के कोई वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, कोई एक ड्रम वाइब्रेट करेगा, तो जो नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये वाइब्रेशन उन तक ट्रांसफर की जाएगी। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ टकराएंगे एयर में। ठीक है, और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जो आगे प्रेशर को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये एयर में प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एयरबोर्न। ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ एयर के जो हैं वो क्या करेंगे, वो आगे पीछे होते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। ठीक है ना, जिस एक वेव की फॉर्म में नेक्स्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि आउटर एपिडर्मल लेयर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो आउटर एपिडर्मल लेयर क्या है, ये म्यूकोसल सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती है, ये रिसीव करती है एयरबोर्न जो है साउंड वेव को, ये रिसीव करती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ये स्किन जो हेड की जो फ्रॉग का जो हेड होता है ना, उसकी स्किन के साथ ये आउटर एपिडर्मल लेयर कंटिन्यूस होती है, इसके साथ ही कंटिन्यूस होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि इसने ना जो बचाना होता है, क्योंकि ये आउटर पे है ना, आगे सबसे बाहर है, तो इसका काम क्या है कि इसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है ड्राइंग होने से। ठीक है, या फिर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से इसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इस एयरबोर्न साउंड वेव ने बचाना होता है। ठीक है, दूसरी लेयर है मिडल फिब्रस लेयर। तो बेसिकली जो मिडल फिब्रस लेयर है ये मेन फंक्शनल लेयर होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, और ये मिलके बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से, मतलब इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो इसको बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कोलेजन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ना, ये सर्कुलर और रेडियल पैटर्न में ना क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। सर्कुलर पैटर्न में इस तरह ये अरेंज्ड होके ना क्या बनाएंगे, ये मिडल फिब्रस लेयर को। ठीक है, तो मिडल फिब्रस लेयर ने क्या करना है, इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, इसने इलास्टिसिटी प्रोवाइड करनी है, और इसने जो है टेंशन देनी है ब्रेन को। ठीक है ना, दिस मिडल फिब्रस लेयर प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन को टेंशन प्रोवाइड करती है। ये वो लेयर होती है जो बहुत इफेक्टिवली वाइब्रेट करती है जब इसके साथ आके साउंड वेव स्ट्राइक करता है। ये दूसरी लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। पहली लेयर का मोस्टली काम होता है प्रोटेक्शन और रिसीव करना एयरबोर्न साउंड वेव्स को, लेकिन इसने स्ट्राइक करना है, इसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है, जिस वाइब्रेशन को नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर किया जाना है। ठीक है ना, तो जो ड्रम लाइक प्रॉपर्टी होती है टिम्पैनिक
मेम्ब्रेन को बेसिकली ये मिडल फिब्रस लेयर दे रही है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर म्यूकोसल लेयर। तो इनर म्यूकोसल लेयर जो है ये क्या होती है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर ना कुछ जो है वो म्यूकोसल सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये एक थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बनी हुई लेयर होती है, जिसके अंदर लूजली कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं थिन लेयर अंदर अरेंज्ड होती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये जो ईयर को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडल ईयर, ठीक है। तो अब हम मिडल ईयर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो मिडल ईयर है ये एक एयर फील्ड चैम्बर है, ठीक है, जो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के दरमियान में होता है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के दरमियान में कौन सी चीज़ मौजूद है, मिडल ईयर मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली जो मिडल ईयर है एम्फीबियन का, इसका काम क्या है, ये एक काम करता है एज ए साउंड ट्रांसमिटिंग सिस्टम। मिडल ईयर ऑफ एम्फीबियन वर्क एज ए साउंड ट्रांसमिटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एक साउंड ट्रांसमिटिंग सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। बेसिकली ना जो मिडल ईयर है ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद आता है, ठीक है ना। जो मिडल ईयर पोर्शंस हैं ये कोलोमेला वगैरह, ठीक है, आप देख सकते हैं कोलोमेला जो है मिडल ईयर का पार्ट है। टिम्पैनम यानी कि टिम्पैनम, ठीक है, टिम्पैनम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली ना ये दोनों जो हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर जो ये हैं ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये आउटर लेयर से डेवलप होती है, ये आउटर ईयर यानी कि आउटर ईयर रीजन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें फंक्शनली ये इसका पार्ट है, क्योंकि इसने इसके साथ इसको ट्रांसफर करना होता है मिडल ईयर को, साउंड वेव्स को, ठीक है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो फंक्शनली ये दोनों एक है, लेकिन अगर हम देखें डेवलपमेंटली ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। ये अलग आउटर ईयर का रीजन है और ये मिडल ईयर का रीजन है, ठीक है। लेकिन मिडल ईयर ऑलवेज प्रेजेंट बीनीथ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ही ये आएगा, ठीक है। क्लियर। बेसिकली टिम्पैनम के बाद एक स्ट्रक्चर आता है कोलोमेला। कोलोमेला क्या है, ये एक रोड लाइक बोन होती है एम्फीबियन के अंदर, जो बहुत अहम किरदार अदा करती है सुनने में, ठीक है। हेयरिंग में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये एक ओनली मिडल ईयर का बोन है, ठीक है ना। मिडल ईयर के अंदर जस्ट एक ही बोन होती है, एक ही ओसिकल होती है, ठीक है। क्या, ओसिकल। तो इसको ना मिडल ईयर ओसिकल कहा जाता है। ओसिकल वर्ड जो है ये बोन के लिए यूज किया जाता है। तो ओनली मिडल ईयर ओसिकल इज कोलोमेला, ठीक है। तो ये कोलोमेला ना ये एम्फीबियन के अंदर पाई जाती है और ये बिल्कुल सेम होती है एज स्टेप्स, जिस तरह ये स्टेप्स होती है मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बोन एम्फीबियन के ईयर्स में होती है जो कि स्टेप्स के साथ रिसेंबल करती है मैमल्स के, ठीक है ना। मैमल्स के स्टेप्स के साथ रिसेंबल करती है, तो वो है कोलोमेला बोन इन द मिडल ईयर ऑफ द एम्फीबियन दैट रिसेंबल टू द स्टेप्स ऑफ द मैमल, स्टेप्स बोन ऑफ द मैमल, ठीक है। अगर हम इस कोलोमेला के पार्ट्स देखें ना तो इसके आउटर साइड पे क्या होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने में से इस कोलोमेला ने साउंड वेव्स को डिटेक्ट जो है वो रिसीव करना है, ठीक है। और इसके बाद कोलोमेला के बाद कोलोमेला के इनर जो एंड है कोलोमेला का, वहां पे क्या होगी, वहां पे होगी ओवल विंडो, इनर ईयर की ओवल विंडो होगी, ठीक है। और कभी कभार ये परकुलम के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो एक सिलेंडर कॉलम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक खाली कॉलम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मिडल ईयर के अंदर होता है, ठीक है ना। क्लियर। बेसिकली यहाँ भी मैंने यही डिस्क्राइब किया हुआ था। मिडल ईयर की बोन कौन सी है, कोलोमेला। इट रिजेंबल टू द स्टेप्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है। और इसके अलावा इसका काम क्या है, इस कोलोमेला का इसने ट्रांसमिट करवाना है वाइब्रेशन को, इसने वाइब्रेशन लेनी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इसने वाइब्रेशन लेनी है इस कोलोमेला ने, ठीक है। इसको नेक्स्ट जो है इस वाइब्रेशन को ट्रांसफर करवा देना है इनर ईयर की तरफ। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसने साउंड वेव को नेक्स्ट जो है इस इनर ईयर में ट्रांसफर करवा देना है इस कोलोमेला ने, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके, ठीक है। अच्छा ना, इस कोलोमेला के करीब आप देखोगे, इस कोलोमेला के करीब क्या है, अपर्कुलम मौजूद है, ठीक है ना। तो ये कोलोमेला और अपर्कुलम
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताने लगी। तो ये कोलोमेला और अपर्कुलम मिलके क्या बनाते हैं, जो कोलोमेला अपर्कुलम कॉम्प्लेक्स, कोलोमेला एंड अपर्कुलम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो अपर्कुलम जो होता है ये जो भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जो अपर्कुलम होता है, कोलोमेला और अपर्कुलम कॉम्प्लेक्स के बाद ये अपर्कुलम आया ना, तो ये अपर्कुलम ने नेक्स्ट ये कनेक्ट होता है किसके साथ, पेक्टोरल गिर्डल के साथ। तो ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, दिस अपर्कुलम इज कनेक्टेड टू दी पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है, यानी कि शोल्डर बोन्स, ठीक है। ये पेक्टोरल गिर्डल्स के साथ कनेक्ट होता है ये अपर्कुलम किसी भी मसल्स के जरिए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साउंड वेव्स ग्राउंड से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, ग्राउंड के अंदर यानी कि किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको ये फौरी तौर पर पेक्टोरल अपने शोल्डर बोन से अपर्कुलम तक लेके आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर साउंड को नेक्स्ट ट्रांसफर करके ब्रेन तक पहुँचा के फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम एम्फीबियन जो है, जो फ्रॉग है, उसका मुंह जो है दूसरी तरफ हो, तो आप पीछे से आओ तो वो फौरी तौर पर भाग जाता है, क्योंकि वो जो सबस्ट्रेट है उसके जरिए ये वेव्स इसके पेक्टोरल गिर्डल लग जाती है, पेक्टोरल गिर्डल से नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवा दी जाती है, ताकि फिर फौरी तौर पर उसके ब्रेन को पता चल जाता है कि जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर कोई कोई आ रहा है, कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और ये फौरी तौर पर वहां से क्या करता है, दौड़ लगा देता है, ठीक है। तो ये कोलोमेला और अपर्कुलम मिलके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ना ईयर्स जो होते हैं ना एम्फीबियन के, वो दो तरह की वाइब्रेशन रिसीव कर सकते हैं। तो एक जो वाइब्रेशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, और दूसरी है लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वाइब्रेशन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन सी होती है, फास्ट वाइब्रेशन, ठीक है, हाई पिच साउंड, जिस तरह के इंसेक्ट चिरपिंग वगैरह जो है वो, ठीक है, वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं जिनकी हाई पिच होती है, ठीक है। उसके अलावा जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन सी होती है, स्लो वाइब्रेशन, ठीक है ना, जिस तरह के डीप पिच्ड जो है साउंड्स होते हैं, जिस तरह के फ्रॉग क्रॉक्स वगैरह, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की, तो ये कितनी होती है, 1000 से 5000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। तो ये क्या सी होती है, ये होती है एयरबोर्न वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि एयरबोर्न वाइब्रेशन ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो इसके अंदर जो डिटेक्शन किस तरह की रहती है इसकी, तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जरिए की जाती है, कोलोमेला के जरिए की जाती है, और उसके अलावा बसीलर पपीला जो होते हैं इनर ईयर के अंदर, उनके जरिए की जाती है। बेसिकली सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड वेव ने सबसे पहले आके से ट्राई करना है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, यानी कि एयरबोर्न वाइब्रेशन ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इसने जाना है कहाँ पे, कोलोमेला रीजन में, ठीक है। कोलोमेला रीजन आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया कि ये बोन होती है, ठीक है ना, जो स्टेप्स के साथ रिजेंबल कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जब ये वाइब्रेशन कोलोमेला को ट्रांसफर करनी है, तो उसने जो है नेक्स्ट ट्रांसफर करवा देनी है इस वाइब्रेशन को इनर ईयर के बसीलर पपीला के पास, ठीक है ना। इनर ईयर के अंदर की स्ट्रक्चर होता है बसीलर पपीला, इसके पास ट्रांसफर करवा देना है। ये एक ऐसा रीजन होता है इनर ईयर के अंदर जिसने एयरबोर्न वाइब्रेशन को ही डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम इनर ईयर की भी डिटेल देखते हैं अंदर ही, ठीक है ना। उससे पहले मैंने आपको जरा वाइब्रेशंस के बारे में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ट्रांसफर किया जाना है बसीलर पपीला से हेयर सेल्स में को वाइब्रेशन, ठीक है। हेयर सेल्स ने क्या करना है, इस वाइब्रेशन को, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है ना, ठीक है। उसको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर हमें पता है नर्व्स जो है ये जो नेक्स्ट ट्रांसफर करती हैं इम्पल्सिस को, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में करती हैं, ठीक है। तो हेयर सेल्स ने इस साउंड सिग्नल्स के साथ जब टकराना है तो इस साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करवा दी जाना है, और ऑडिटरी नर्व ने इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करवा देना है, नर्व सिग्नल्स जिसको हम कहते हैं, इसको हम ट्रांसफर करवा देना है ब्रेन की तरफ, ताकि इसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट जो आपने जो फ्रॉग ने नेक्स्ट जो अपना जो हम कहेंगे कोई अगला कदम जो उठाना है वो इस ऑडिटरी नर्व के मुताबिक इसने उठाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसने अपना जो इस बात का फैसला करना है कि इसने अभी इस जगह से इस्केप करना है, या फिर किसी के साथ लड़ना है, मीटिंग करनी है, या फिर कोई शिकार करना है, तो वो फैसला इस ऑडिटरी नर्व के मुताबिक किया जाएगा, इस वेव के मुताबिक किया जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली नेक्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक स्लो साउंड वेव होती है जिसके पास क्या होता है कि ऑलमोस्ट 100 से 1000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, इन वेव्स की। क्लियर। तो इसमें आ सकता है अर्थक्विक, ठीक है, अर्थक्विक हो सकता है, या फिर कुछ फुट स्टेप्स हैं ऑफ लार्ज एनिमल, बड़े बड़े एनिमल्स के कुछ फुट स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि किस तरह ये वाइब्रेशन डिटेक्ट की जाती है, तो बेसिकली ये वाइब्रेशन जो है वो डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है ग्राउंड में या फिर वाटर में, मतलब कोई लार्ज एनिमल है उसके फुट स्टेप्स की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, तो ये वाइब्रेशन जो है इसको ग्राउंड से फ्रॉग के जो लिम्स हैं इनकी कुछ बोन्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसको जो है वो जो रिसीव कर लेना होता है, ठीक है ना, इसकी बोन्स ने इस वाइब्रेशन को रिसीव करना होता है ग्राउंड से, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि ये वाइब्रेशन जो है हाई फ्रीक्वेंसी की तरह कानों के जरिए जा रही है, ये जा रही है इसकी हड्डियों के जरिए, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं इनका लिम्स, स्कल और वगैरह, ठीक है ना, मतलब अगर रेस्टिंग पोजीशन में इनके स्कल जाज भी ग्राउंड के ऊपर लगे हुए हैं, फिर भी इन्होंने जा और स्कल के पास भी एबिलिटी है कि इस वाइब्रेशन को क्या कर ले, रिसीव कर ले, इसको पिक कर ले, ठीक है। और पेक्टोरल गिडल वगैरह ना, पेक्टोरल गिडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करते हैं यहाँ पे। तो पेक्टोरल अगर हम बात करें तो सैलामेंडर और सेसिलियन जो है ऐसे एम्फीबियन है जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने जा बोन्स के जरिए ही वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, इनकी जा बोन्स ने ही इन वाइब्रेशन को लेना होता है। उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें फ्रॉक्स के अंदर, तो इनके पेक्टोरल गिडल ने इस वाइब्रेशन को जो है वो रिसीव करना होता है, और अपरक्यूलरी सिस्टम इसका होता है, अपरकुलम वाला सिस्टम जो मैंने पीछे बताया था आपको, अपरकुलम के जरिए जो होती है फ्रॉक जो है वो डिटेक्ट करते हैं अपनी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को। तो सबसे पहले वाइब्रेशन जो होती है ये ट्रांसफर करवाई जाती है इन बोन्स के जरिए अपरकुलम में, ठीक है, परकुलम में होगी, ठीक है। और उसके ये परकुलम प्लेट कहाँ पे होती है, इनके स्कल में होती है एम्फीबियन के, और परकुलम ने इस वाइब्रेशन को कहाँ पे ट्रांसफर करवा देना है, परकुलम सेंड दिस वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। इनर ईयर का कौन सा पोर्शन, पपीला पोर्शन, ठीक है ना, पपीला पोर्शन के जरिए इस वाइब्रेशन को क्या किया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको कन्वर्ट करवा दिया जाना है किसके अंदर, नर्व सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। इस वाइब्रेशन को यहाँ पे नर्व सिग्नल्स जो इसके यहाँ पे हेयर वगैरह मौजूद है इसको नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करवा देंगे, नर्व सिग्नल को फिर दोबारा ब्रेन को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि ब्रेन जो है वो इसके मुताबिक जो हरकत नेक्स्ट करे, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट मैं आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ इनर ईयर की, एम्फीबियन का इनर ईयर किस तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की, ठीक है ना। तो इनके अगर हम इनर ईयर की बात करें एम्फीबियन के, तो ये फ्लूइड फील्ड सेंसरी ऑर्गन है हेयरिंग के लिए और बैलेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है ये इनर ईयर का पोर्शन स्टार्ट होता है ऑनवर्ड, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड फील्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है जो फ्लूइड के साथ फील्ड होता है। तो इसका काम क्या है कि इसने एयरबोर्न और सबस्ट्रेट बोर्न दोनों ही वाइब्रेशन को सुनना होता है, डिटेक्ट करना होता है और नेक्स्ट ट्रांसफर करवा देना होता है ब्रेन को, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके कुछ बेसिक जो पार्ट्स की, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ आपके सामने ओवल विंडो को, ठीक है ना। तो ओवल विंडो क्या है, ओवल विंडो मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, यू कैन सी हियर ओवल विंडो। तो ओवल विंडो वाला ये पोर्शन है। तो बेसिकली जो ओवल विंडो है ना ये एक इंटरफेस है मिडल ईयर और इनर ईयर के दरमियान में, एक इंटरफेस आती है ओवल विंडो जो कनेक्ट करती है मिडल एज वेल एज इनर ईयर को। इसके लिए अनदर जो नेम यूज किया जाता है वो किया जाता है फेनेस्ट्रा
ओवैलिस, ठीक है। अनदर नेम इसका है फेनेस्ट्रा ओवैलिस, ठीक है ना। तो क्लियर। तो इसने ओवल विंडो ने क्या करना है, इसने वाइब्रेशन लेनी है जो बैक मिडल ईयर से, और इस वाइब्रेशन को नेक्स्ट ट्रांसफर करवा देना है इनर ईयर पोर्शन के पास, ठीक है ना। तो ये एक बोन नहीं है ओवल विंडो, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि ये इनर ईयर की इनर ईयर की जो स्टार्टिंग है वहां पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, बेसिकली जो हम जो एम्फीबियन का इनर ईयर है, ठीक है ना, उसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेमी सर्कुलर कनाल है, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कनाल के बाद आता है स्ट्रक्चर एम्फीबियन पेपीला, ठीक है। एम्फीबियन पेपीला है, ठीक है। उसके बाद है बसीलर पेपीला, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो अगर हम सेमी सर्कुलर कनाल की बात करें तो बेसिकली एम्फीबियन के पास क्या होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, ठीक है ना। एक डिफरेंट प्लेन्स में, ठीक है, एक्स वाई जी प्लेन में 3 सेमी सर्कुलर कनाल अरेंज्ड होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि ये सेमी सर्कुलर कनाल ने क्या करना है, इसने स्पिनिंग और टर्निंग मूवमेंट को डिटेक्ट करना होता है। दे विल डिटेक्ट स्पिनिंग एंड टर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड फील्ड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड जो होता है, ये वाली जो कनाल है सेमी सर्कुलर कनाल, इसके अंदर क्या मौजूद है, देखो ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड होता है इन कनाल के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा जो फ्लूइड होगा ये इसके अंदर भरा हुआ होगा, ठीक है। इस फ्लूइड ने नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवाना होता है नेक्स्ट जो वाइब्रेशन होती है उसको, ठीक है ना। इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। इस एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड ने नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवाना होता है वाइब्रेशन को, ठीक है ना। और तो सेमी सर्कुलर कनाल के जरिए वाइब्रेशन नेक्स्ट ट्रांसफर करवाई जाती है। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर है, हेयरिंग पार्ट है इनका, वो है इनके सेंसरी पपीला। 2 सेंसरी पपीला है, एक एम्फीबियन पेपीला और दूसरा है बसीलर पेपीला। अगर हम एम्फीबियन पेपीला की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्ट करने में लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को, ठीक है ना, यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशन या फिर इनकी जो डीप क्रॉक्स होती है उसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा ये एम्फीबियन के अंदर मोस्टली होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट्स एम्फीबियन पेपीला बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एम्फीबियन, ठीक है ना। ये एम्फीबियन के लिए यूनिक है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि ये जो होता है ये अपर्कुलम सिस्टम के साथ एम्फीबियन पेपीला जो होता है वो कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि एम्फीबियन पेपीला ने ही नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करना होता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को अपर्कुलम के पास, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट जो है वो उसको ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है ना। क्लियर। तो ये एम्फीबियन पेपीला अपर्कुलम के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो एम्फीबियन पेपीला होता है इसमें कुछ हेयर सेल्स मौजूद सेल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हेयर्स किस तरह के होंगे, कुछ शॉर्ट हेयर होंगे, कुछ अंदर लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। इसने क्या करना है, जब इनर ईयर के अंदर जो है वो जो ये सेमी सर्कुलर कनाल है इनर ईयर की, इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूव करता है वाइब्रेशन के वजह से। देखो वाइब्रेशन यहाँ तक आई, हमें पता है वाइब्रेशन ने फ्लूइड को हिट किया, फ्लूइड किया मूव। तो जो ये हेयर सेल्स होते हैं ना, वो इस वाइब्रेशन जो कि इनर ईयर के फ्लूइड से प्रोड्यूस नेक्स्ट होती है, ट्रांसफर होती है, उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करवा देते हैं ये हेयर सेल्स, ठीक है। इस मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करवा देते हैं नर्व सिग्नल के अंदर, ठीक है। इस वाइब्रेशन को ये लेते हैं बोन से जो आती है वाइब्रेशन, या फिर अपर्कुलरिस से आती है। इस वाइब्रेशन को क्या किया जाता है, इस वाइब्रेशन को नेक्स्ट जो है वो जो सिग्नल्स की फॉर्म में नेक्स्ट इसको ट्रांसफर करवाया जाता है। ये मैकेनिकल वाइब्रेशन होती है क्योंकि ये इनर ईयर के अंदर मौजूद फ्लूइड की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। तो इस मैकेनिकल वाइब्रेशन को नेक्स्ट जो है वो जो हेयर सेल्स होते हैं क्या करते हैं, ये नर्व सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, और ये नर्व सिग्नल्स नेक्स्ट जो है वो दे दी जाती है ब्रेन को, और ब्रेन इसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी है, कोई पाँव की आवाज़ है, कुछ फुट स्टेप की आवाज़ है, तो उसी
वक्त ब्रेन को जब ये सिग्नल जाएगा कि किसी फुट स्टेप्स की आवाज़ है, तो उसी टाइम जो फ्रॉग है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास बसीलर पपीला। ठीक है ना, तो बसीलर पपीला को थोड़ा हम देखें यहाँ पे। तो बेसिकली बसीलर पपीला क्या है, इसने हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स यानी कि एयरबोर्न साउंड को क्या करवाना होता है, इसने रिसीव करना होता है। मोस्टली ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि एयरबोर्न साउंड्स कौन से होते हैं, मेटिंग कॉल्स। मेटिंग के दौरान जो ये एक दूसरे को कॉल्स देते हैं, मेटिंग कॉल्स होती है। ठीक है ना, जो एक दूसरे को दी जाती है, तो ये मेटिंग कॉल्स जो हैं ये बसीलर पपीला रिसीव करता है, क्योंकि मेटिंग कॉल एयरबोर्न साउंड वेव्स हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो जिस तरह मैमल्स के अंदर कोचलिया काम करते हैं ना, तो बेसिक बसीलर पपीला इस कोचलिया के साथ रिजेंबल करता है, मैमल्स का कोचलिया। ठीक है ना, अदरवाइज ये थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू द कोचलिया ऑफ मैमल्स। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात होगी। अब हम थोड़ी बात करते हैं इनके अंदर राउंड विंडो की। राउंड विंडो के राउंड विंडो क्या है, ठीक है ना, तो यू कैन सी हियर द राउंड विंडो। अच्छा, ये जो है ये जो पैच बता रहे हो लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए, ठीक है, वो ये है, और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए दो पैचेस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए क्या है, बसीलर पपीला, और ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए एम्फीबियन पपीला। तो बेसिकली ये लो फ्रीक्वेंसी यानी कि ये है एम्फीबियन पपीला, और ये क्या है हाई फ्रीक्वेंसी, ये है बसीलर पपीला। ठीक है, लगी समझ। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी राउंड विंडो की। राउंड विंडो स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये क्या है, ये है राउंड विंडो। तो बेसिकली क्या है कि राउंड विंडो एक स्ट्रक्चर होता है, एक तो था ओवल विंडो, एक है राउंड विंडो। जो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग होती है। ठीक है ना, जो कि इनर ईयर में देखने को मिलती है एम्फीबियन और दूसरे वर्टिब्रेट में। तो आप देख सकते हो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड है ये राउंड विंडो, और बाहर की तरफ बल्ज है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब क्या होता है कि ये इनर जो ये राउंड विंडो का स्ट्रक्चर होता है, ये इनर ईयर से ओपन होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है। तो साउंड वेव सबसे पहले आपको पता है कहाँ पे आती है, टेम्पैनम में। ठीक है, टेम्पैनम से आएगी कहाँ पे, कोलोमेला में। ठीक है, कोलोमेला से उसको फिर जो है वो ओवल विंडो और जो होती है ये जो इनर ईयर के फ्लूइड को पुश करती है। ठीक है, अब साउंड वेव जो है इनर ईयर के फ्लूइड में आएगी, फ्लूइड से जाएगी एम्फीबियन पेपीला या फिर बसीलर पेपीला के पास। ठीक है, उसके बाद जो है उसको सिग्नल्स की फॉर्म में नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो इस फ्लूइड को फ्रीली मूव करने के लिए क्या होता है, राउंड विंडो जो होती है ये आगे की तरफ बल्ज होती है, ताकि जो फ्लूइड के अंदर मौजूद प्रेशर है उसको इस तरह बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाए। ठीक है ना, मतलब कि ये यहाँ से बाहर की तरफ बल्ज होती है। ठीक है ना, तो ओवल विंडो जो होती है अंदर की तरफ पुश करती है फ्लूइड को, और राउंड विंडो जो होती है इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाहर की तरफ बल्ज होती है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सील्ड फ्लूइड सिस्टम है। ठीक है ना, कहीं से भी जो है वो फ्लूइड बाहर की तरफ नहीं निकल रहा। अब ओवल विंडो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रही है, तो एट द सेम टाइम उस प्रेशर को अगर इसी तरह ये राउंड विंडो अंदर की तरफ ही रहे तो इधर से ईयर के फटने का खतरा है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर थोड़ा बैलून की तरह आगे को हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर, ताकि जो प्रेशर है उसको आगे की तरफ रिलीज करवाया जा सके। ठीक है ना, अगर ये राउंड विंडो ना हो तो प्रॉपर वाइब्रेशन की ट्रांसमिशन ही ना हो, और ना ही साउंड वेव्स जो है वो अफेक्टिवली ट्रेवल कर सकेंगी इनर ईयर के फ्लूइड में से। ठीक है, तो ये एक्यूरेट और क्लियर हेयरिंग के लिए राउंड विंडो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये राउंड विंडो क्या करी, इस प्रेशर को रिलीव दे रही है जो पीछे से प्रोड्यूस होता आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। तो और प्रेशर भी पीछे ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वजह से हेयरिंग सेल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर इन पीछे प्रेशर ना प्रोड्यूस हो तो हेयरिंग सेल्स एक्टिव ना हो, मैकेनिकल वाइब्रेशन को नर्व सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट ना किया जा सके, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन आगे से प्रेशर को रिलीव देना भी ज़रूरी है, तो वो राउंड विंडो रिलीव दे देती है। ठीक है ना, ठीक है, ताकि रिलीव इस तरह देती है बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, ताकि पीछे वाले फ्लूइड को मूव करने के लिए एक स्पेस मिल सके। ठीक है, इस राउंड विंडो के बगैर जो है वो फ्लूइड भी नहीं मूव कर सकता पीछे से, और हेयरिंग भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक लगी आपको समझ। ठीक है, इसकी ईयर की, तो मैं थोड़ा इसकी जो कंक्लूजन है, टोटल जो कंक्लूजन है एम्फीबियन के ईयर का, वो मैं थोड़ा सा आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं।
तो बेसिकली क्या है एम्फीबियन का ईयर, अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो इनके अंदर पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इनके अंदर क्या होती है, स्किन के साथ कवरिंग एक कार्टिलेजिनियस प्लेट होती है जिसको हम कहेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको ईयर ड्रम का नाम दिया जाता है क्योंकि इसने वाइब्रेशन को फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करना है जस्ट लाइक ए ड्रम। ठीक है, और उसको नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवा देना है। तो यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करवाया जाना है वाइब्रेशन को टुवर्ड दी कोलोमेला बोन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, कोलोमेला बोन ने इस वाइब्रेशन को कैरी करना है टिम्पैनम से। ठीक है ना, और उस वाइब्रेशन को जो कोलोमेला वाला पोर्शन है उस वहाँ से वाइब्रेशन को नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवाया जाना है इनर ईयर के पास। ठीक है, इनर के ईयर के पास फ्लूइड फील्ड चैम्बर्स होते हैं, कनाल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कनाल। ठीक है, और उसके अलावा इसके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसको हम कहते हैं एम्फीबियन पपीला और बसीलर पपीला। ठीक है, एम्फीबियन और बसीलर पपीला होते हैं। ठीक है, इन्होंने वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना है और नेक्स्ट जो है इस वाइब्रेशन को जो जो इनके अंदर मौजूद हेयर सेल्स होते हैं, इन्होंने इस वाइब्रेशन को क्या करना है, इस मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करवा देना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, नर्व इम्पल्सिस में। इस नर्व इम्पल्सिस को नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवा देता है ब्रेन की तरफ ताकि उसके मुताबिक जो है ब्रेन वर्क कर सके। ठीक है, तो ये डिटेल डिस्कशन हमने देख लिया है इसके ईयर की, एम्फीबियन के। उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं एनोरॉन्स और सैलामेंडर्स की। तो अच्छा, जो एनोरॉन्स होते हैं ना, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लॉक कर सके किसको, अपने अपर्कुलम वाले पोर्शन को। ठीक है, यहाँ से इसको लॉक कर दे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से जो है ये क्या करे, ये अपने स्टेप्स यानी कि कोलोमेला वाले पोर्शन को लॉक कर दे। और अंदर जैसे ही अंदर आई वेव, साउंड वेव्स आई तो इसने अपने कोलोमेला और अपर्कुलम पोर्शन को लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद ठीक है, दे कैन लॉक देयर अपर्कुलम एंड कोलोमेला, ये इनके पास एबिलिटी होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो कोलोमेला ये इनके अंदर एनोरॉन्स यानी कि फ्रॉग्स वगैरह के अंदर ये एबिलिटी है कि इन्होंने इनको लॉकआउट करके फिर उन्होंने क्या करनी, इन्होंने स्क्रीनिंग करनी है। किसकी स्क्रीनिंग करनी है, हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एनोरॉन्स ये इस्तेमाल करते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को डिफरेंट सिचुएशन में। देखो, मेटिंग कॉल्स के लिए इन्होंने यूज़ करना होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को। ठीक है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ब्रीडिंग सीजन में ही यूज़ करते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को ये यूज़ करते हैं प्रीडेटर के लिए वार्न करने के लिए कि अगर एक फ्रॉग ने दूसरे फ्रॉग को वार्न करना है कि चलो चलो भागो, कोई प्रीडेटर आ रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने लो फ्रीक्वेंसी साउंड का यूज़ करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें सैलामेंडर के केस की, तो अगर सैलामेंडर के केस की बात करें तो इनके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, दे लेक टिम्पैनम। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती और ना ही इन सैलामेंडर्स में मिडल ईयर होता है। ठीक है, दे लेक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज वेल एज मिडल ईयर। तो ये क्या करते हैं, ये हमें पता है स्ट्रीम, पॉन्ड, केव्स में रहते हैं। ठीक है, या फिर गले सड़े पत्तों के ऊपर रहते हैं। तो इनकी कोई भी मेटिंग कॉल नहीं होती है, तो ये जस्ट रिसीव करेंगे लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को। ठीक है, तो इनके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मिडल ईयर इनके अंदर डेवलप नहीं होता और टिम्पैनम इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सैलामेंडर्स जो होते हैं इनकी किसी भी किस्म की मेटिंग कॉल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये जस्ट लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ही रिसीव कर सकते हैं। दे कैन रिसीव ओनली लो फ्रीक्वेंसी। मेटिंग कॉल तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना वाइब्रेशन, तो ये देते ही नहीं मेटिंग कॉल, तो इसकी वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाली एबिलिटी भी नहीं है इनके अंदर सुनने वाली ना, क्योंकि इनमें किसी ने मेटिंग कॉल देनी ही नहीं है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को इन्होंने अपने अंदर डेवलप नहीं किया है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डिटेक्ट करने के अमल को। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है जस्ट लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, हमें पता है सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन है ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो ये जस्ट जो है वो इनके स्कल से स्टेप्स में ट्रांसफ़र करवाई जाती है और स्टेप से बाद में इनर ईयर में ट्रांसफ़र करवाई जाती है एज इट इज़। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ईयर ऑफ एम्फीबियन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।